हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और साथ में सभी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे। आज के इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो लिविंग रूट ब्रिज है ये भारत के मेघालय राज्य की हैं, जिनको अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। आप यहाँ इमेज में देख लीजिए, ये जो ब्रिज हैं इनको बोलते हैं लिविंग रूट ब्रिज, जो कि मुख्यतः मेघालय राज्य में बनाई जाती हैं। ये ब्रिज जो है रबड़ के जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों की मदद से इन ब्रिज को बनाया जाता है नदियों को पार करने के लिए। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो जो लिविंग रूट ब्रिज है उनको एक और नाम से जाना जाता है, जिंग किंग जेरी। तो याद रखिएगा, जिंग किंग जेरी को ही लिविंग रूट ब्रिज बोलते हैं। यूनेस्को की बात आ रही है तो यूनेस्को से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। यूनेस्को के जो वर्तमान में महानिदेशक है आंद्रे ओजोलो। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। भारत को कितने वर्षों के लिए यूनेस्को विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत को 4 वर्षों के लिए यूनेस्को विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत की कुल कितनी प्राकृतिक धरोहरें हैं? तो 7 धरोहरें भारत की प्राकृतिक धरोहरें हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हो चुकी हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत की कुल कितनी सांस्कृतिक धरोहरें हैं? तो 32 सांस्कृतिक धरोहरों को इसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भारत की कुल कितनी मिश्रित धरोहरें हैं? तो केवल एक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो अलग अलग क्राइटेरिया है यूनेस्को में शामिल होने के लिए, तो आप सभी को याद रखिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत के कुल कितने शहर शामिल हो गए हैं? 2 शहर हैं, जयपुर और अहमदाबाद। किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो भारत का शहर है श्रीनगर, और इसको अभी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी डॉक्टर रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप यहाँ इमेज में देख लीजिए, ये है डॉक्टर रेणु सिंह, जो कि दूसरी बार किसी महिला को इस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो डॉक्टर रेणु सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। एक रिपोर्ट जो हर वर्ष वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि भारत में जो जंगल है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, जो प्रतिशत हर वर्ष बढ़ता है। तो 2022 में एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा वन भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वनों का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक महिला की नियुक्ति हुई है उच्च पद पर। तो अब बात करेंगे उच्च पदों पर नियुक्त होने वाली महिलाओं की। हाल के दिनों में जो महिलाएं उच्च पदों पर नियुक्त हुई हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बनी है? सोनाली सिंह। JNU की पहली महिला कुलपति बनी है शांति श्री धूलिपदी पंडित। संयुक्त राष्ट्र के बहुपक्षवाद पर बनाए गए एक उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जयती घोष। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस एयरपोर्ट लिमिटेड ने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो अभी विंग्स इंडिया 2022 में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को
कोविड चैंपियन का पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार को कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यश सुहास, और उन्होंने ही इसको प्राप्त किया है। किसके हाथों से प्राप्त किया है? उड्डयन मंत्रालय में मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने ही इस पुरस्कार को दिया है। एक पुरस्कार आप और याद रखिएगा, विंग्स इंडिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस का पुरस्कार किसको मिला है? स्टार एयर को। हाल ही में खबरों में रहने वाले भारत के प्रमुख हवाई अड्डों का क्यूब रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन था हवाई अड्डे का। 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व एवं भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह भी कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो अभी हाल के दिनों में 100% इसने सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बन गया है। शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? चेन्नई हवाई अड्डा। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आकाश एयरलाइंस को किसने स्थापित किया है? तो आकाश एयरलाइंस जो अभी हाल ही में स्थापित हुई है, इसको किया है राकेश झुनझुनवाला ने। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इसको लॉन्च किसने किया है? भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है। और इसके लेखक हैं श्याम प्रसाद, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी कल के ही करंट अफेयर में मैंने एक क्वेश्चन और बताया था आपसे को बुक से रिलेटेड। एक बुक लॉन्च हुई है इंडिया एग्रीकल्चर 2030, और इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 को लॉन्च किया है किसान कृषि कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने 36 वर्षों के बाद पहली बार फीफा विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 36 वर्ष बाद क्वालिफाई कर पाया है, और राइट आंसर इसका हो जाएगा कनाडा की फुटबॉल टीम ने 36 वर्षों के बाद फीफा विश्व कप 2022 में क्वालिफाई किया है। अब यहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? याद रखिएगा, इसका आयोजन होगा कतर में। 2018 का जो फीफा विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो 2018 में आयोजित हुआ था रसिया में। फीफा विश्व कप 2022 की जो स्पॉन्सरशिप कंपनी बनी है, तो भारत की कंपनी है बायजूस, और बायजूस ने ही फीफा विश्व कप 2022 की जो स्पॉन्सरशिप है उसको हासिल कर लिया है। आगामी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं फीफा से रिलेटेड, तो फीफा का जो फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड का शहर है ज्यूरिक। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के महासचिव कौन है? फातिमा समोरा। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1930 में यूरुग्वे में पहला फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था। यहाँ पे कनाडा ने 36 वर्षों बाद फीफा में प्रवेश किया है, तो अब कनाडा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, और सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। विश्व का सबसे छोटा जेल कनाडा में है, और कनाडा के शहर ओंटारियो में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO का मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। विश्व में अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का पहला नंबर है। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और जस्टिन ट्रूडो ने ही अभी कनाडा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कनाडा में राष्ट्रीय आपातकाल कुछ दिनों पहले लगाया गया था। कनाडा को आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। ये है कनाडा, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नई दिल्ली में स्थित नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? तो नई दिल्ली के इस नेहरू संग्रहालय का अब नाम कर दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय। इस नेहरू संग्रहालय को 270 करोड़ रुपए की लागत से रेनोवेट किया गया है, और 14 अप्रैल को नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा इसको फिर से उद्घाटन किया जाएगा, और इसका नया नाम हो गया है
प्रधानमंत्री संग्रहालय। संग्रहालयों की बात आ रही है तो इस पर आधारित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर खुला है? हैदराबाद में। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का प्रथम जनजातीय संग्रहालय जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, और यह कहां पर है? रांची में। विशाखापट्टनम में निष्कर्षण सदन नामक एक ड्रेजिंग संग्रहालय का अभी उद्घाटन कुछ दिनों पहले ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अभी महाराष्ट्र की टीम ने 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था उदयपुर के खेल गांव में, और जो इसका आयोजन करवाया था इंडिया पैरालंपिक कमेटी और नारायण सेवा संस्थान ने। इसका आयोजन जो कि हर वर्ष किया जाता है, और इस बार यह 21वां संस्करण था। और 21वां संस्करण किसने जीता है? महाराष्ट्र की टीम ने। तो हम महाराष्ट्र से रिलेटेड टॉप करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने अभी हाल ही में संडे स्ट्रीट पहल की शुरुआत की है। यरबदा जेल जो कि महाराष्ट्र में है, भारत का पहला जेल पर्यटन शुरू हुआ है। भारत का पहला ओपन एयर रोड ऑफ ड्राइव इन मूवी थिएटर कहाँ शुरू हुआ है? इसको शुरू किया गया है मुंबई में। अपनी स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 तक को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर अभी नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। बात आ रही है यहाँ पे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 की विजेता कौन बनी है? भारतीय वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। और मीराबाई चानू को ही बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल भी जीता था। अब कुछ अन्य बीबीसी पुरस्कारों की बात कर लें तो बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड 2021 मिला है भारतीय महिला क्रिकेटर है शेफाली वर्मा को। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कर्णम मल्लेश्वरी को। इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल हासिल किया था। कर्णम मल्लेश्वरी को ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीबीसी 2021 का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है? तो लगातार तीसरे वर्ष मेदांता हॉस्पिटल जो कि गुरुग्राम में है, इसने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार जीत लिया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी भारत में नेपाल के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं शंकर प्रसाद शर्मा। और शंकर प्रसाद शर्मा जो कि पहले अमेरिका में नेपाल के राजदूत थे, अब इनको भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। आप यहाँ इमेज में देखिए, ये हैं शंकर प्रसाद शर्मा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि नेपाल में भारत के कौन राजदूत हैं? तो नेपाल में भारत के राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आईफा अवार्ड्स 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस बार आईफा अवार्ड्स 2022 का आयोजन अबू धाबी के यस आइलैंड में किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबू धाबी के यस आइलैंड में आईफा अवार्ड्स 2022 का आयोजन किया जाएगा। आईफा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। आईफा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। इस बार क्रिशुमी कॉरपोरेशन जो कि भारत और एक जापान की कंपनी है, उसकी संयुक्त कंपनी है जिसका नाम है क्रिशुमी कॉरपोरेशन, जो कि आईफा अवार्ड्स 2022 का ब्रांड पार्टनर बना है। साल 2000 में पहले आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन के मिलेनियम डोम में। इस बार जो आईफा अवार्ड है इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये 21वां होगा, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में एक ही बार आयोजित हुआ था। कोविड-19 की वजह से 2020 में आईफा का आयोजन नहीं हो पाया था।
आईफा अवार्ड 2000 में जो पहली बार आयोजित हुआ था उसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता था वास्तव मूवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी यानी TDOV किस दिन मनाया गया है? तो अभी 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी को मनाया गया है। अब इस दिन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी 2009 में। इस दिवस की महत्ता को चिन्हित करते हुए UNAIDS ने अनबॉक्स मी कैंपेन की शुरुआत की है। इस दिन का मकसद दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों और समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और भेदभाव आदि के लिए प्रति जागरूकता को फैलाना है। यानी जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है उसके प्रति लोगों में जागरूकता को फैलाने के लिए ही इस दिवस को 31 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। 2021 में UNAIDS ने एक कैंपेन भी रन किया था जिसका नाम था #SeeMeAsIam। इस अभियान को 2021 में UNAIDS ने रन किया था और इस पर एक लघु फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था द मिरर। फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर। अब डिस्कस करेंगे डेली स्टैटिक जीके का डोज। ये जो जीके हम लोग डिस्कस करते हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 26 अक्टूबर 1962 को, जो कि भारत चीन युद्ध के बाद ही भारत में इस आपातकाल को लगाया गया था। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। किस राज्य से बनी थी? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से बनी थी, जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी किसी राज्य की। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो इसका अंतराल होता है 6 माह का। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा को बोलते हैं पद्मा और ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टावर कौन सा है? तो पेट्रोनस टावर, जो कि मलेशिया में है, विश्व का सर्वाधिक सबसे ऊंचा टावर है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? लेटराइट मिट्टी। पृथ्वी पर दिन और रात एक बराबर कब होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर पर पृथ्वी पर दिन और रात एक बराबर होता है। अब बात करते हैं नॉलेज बूस्टर की। तो आज नॉलेज बूस्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे विश्व के जो प्रमुख संगठन हैं उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं। तो G8TT का मुख्यालय है जेनेवा में। G8TT का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। MNST इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्यालय है लंदन में। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। अफ्रीकी एकता संगठन यानी OAU, और इसका मुख्यालय है आदिस अबाबा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय है जेनेवा में, और सार्क का मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अब कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर में हमने डिस्कस किया था 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने। बिम्स्टेक की जो बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? इसका आयोजन इस बार हुआ है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। DRDO ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका परीक्षण किया है ओडिशा के चांदीपुर में। माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट अवेला। रमेश तावड़कर किस विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं रमेश तावड़कर। दुनिया की सबसे बड़ी कुरियर कंपनी में से एक फेडेक्स ने किस भारतवंशी को नया CEO नियुक्त किया है? तो फेडेक्स, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, इंटरनेशनल है, और इसने अपना CEO भारतवंशी को नियुक्त किया है राज सुब्रमण्यम नाम है उनका। फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही था। कैसी लगी आपको क्लास? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तब आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब भी आप लोग कर लो और PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।